हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनको, और एक इसका लिंक शेयर कर दो। बम्बई में एक इससे प्रोफेसर शेयर है, करो। उनको 2-3 लोगों को भेजा है मैंने। जो लोग हैं वहाँ पे हैं उनको ये लिंक भेज दीजिए शिवा के व्हाट्सएप में। हाँ हाँ, ये ना लो, मेरी आवाज़ जा रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे जितने भी लोग हैं जिनके कनेक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी खासी है, उनके पास मैं ये लिंक भिजवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो शेयर कर सकें। और यस, राम जयपाल कॉलेज के पेज पे ये लाइव हो चुका है और 0.22 सेकंड हम मूव भी कर चुके हैं। ओके मैडम, आज के इस व्याख्यान में वेब लेक्चर सीरीज में जो राम जयपाल कॉलेज, सॉरी यस, देयर इज सम टेक्निकल इशू। हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं भी आपको बहुत अच्छे से सुन पा रहा हूँ मैम, लेकिन मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, मैं वो दिखने का जुगाड़ लगा रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। हम देखा आपको। अच्छा, मैं दिख रहा हूँ। हाँ, हाँ, अभी दिख रहे थे। हाँ, ओके। वेल, सबों को नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ डॉक्टर सत्येंद्र और मैं डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी से हूँ और इनिशियल पार्ट मैं कर रहा हूँ लोगों को जोड़ने और जुड़ने की प्रक्रिया को। और मैडम विंदा प्रांशुपे मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती वक़्त दिया है हमारे इस वेब लेक्चर सीरीज़ के लिए। और डॉक्टर केशव मिश्रा सर, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। आपने अपने बहुमूल्य समय दिए हम सबों को उस विषय वस्तु पे बात करने के लिए, जो हमारा जीवन का कड़ी है, चाहे भूत हो या वर्तमान हो या आने वाला भविष्य हो। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और मैं आभारी हूँ हमारी जो हेड हैं हिस्ट्री की, डॉक्टर अनीता मैम, जिन्होंने मुझे कहा कि सत्येंद्र सर आप ये इनिशियल सेगमेंट करें, तो मैं थैंक यू बोलता हूँ मैम को। लगभग हम सभी जुड़ चुके हैं। मैम, आपको जानकारी दूं कि इस पैनल में अभी फिलहाल हम लोग 7 लोग हैं और अटेंडीज 128 है। और आपको जान करके सूचना ये बहुत खुशी होगी कि इस वेब लेक्चर सीरीज में इतिहास विषय ने इतिहास बनाया है। 500 रजिस्ट्रेशन है मैम, दैट इज इनक्रेडिबल। मैं भी बहुत खुश हूँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं मैम को सुनने के लिए, सर को सुनने के लिए। सो ट्रूली इनक्रेडिबल। और अब मैं मैम स्विच कर रहा हूँ अपनी कलीग प्रोफेसर डॉक्टर अनीता मैम की ओर, जो वेलकम स्पीच करेंगे। सो अनीता मैम, ओवर टू यू। मैम आप एक मिनट म्यूट हैं आप, जस्ट मिनट। नमस्कार सबको, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस, नमस्ते। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के अंतर्गत ये जो राम जयपाल कॉलेज है, इसके इतिहास विभाग के अध्यक्ष के रूप में मैं आप सभी वक्ताओं, श्रोताओं, सभी गुणीजनों, विद्वतजनों का स्वागत करती हूँ। और इस सत्र में हम लोग ये जो लेक्चर सत्र हमारा वेब लेक्चर सत्र है, इसकी अध्यक्षता हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह करेंगे। और इस सत्र के 2 हमारे प्रमुख वक्ता हैं, प्रोफेसर बिंदा परांजपे, जो इतिहास विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और प्रोफेसर केशव मिश्रा सर हैं, विभागाध्यक्ष हैं इतिहास विभाग के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपके जो विषय के संबंध में तो खैर सिर्फ अभी विस्तृत परिचय देंगे कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण, कितना प्रासंगिक है। इतिहास को लोग जितना ही अप्रासंगिक समझते हैं, यह उससे भी ज्यादा अपने आप को बार बार प्रासंगिक सिद्ध करता है। हम जैसे ही इतिहास की पुरानी बातों को भूलते हैं तो इतिहास बता देता है। इतिहास अपने आप को दोहराता है और कभी पूरी तरह से नहीं दोहराता है। अगर हम इससे सबक सीख के आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम इतिहास की गलतियों को दोहरा लेंगे। तो सर, आज बहुत और इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं कई डिपार्टमेंट के, तो इसमें बहुत ही रोचक विषय और बहुत ही रोचक प्रसंग के साथ हम उम्मीद करते हैं सर कि ये व्याख्यान होगा, हम लोग सुनेंगे। और इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है ये बताते हुए कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट, शोधार्थी और बहुत सारे वक्ता प्रवक्ता वगैरह इनसे हमारे साथ आज वेबिनार में जुड़े हुए हैं। और इसके साथ हम लोग अपने मानस पिता महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के शिक्षित भारत के एक सपने को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। तो सर, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। अपने कॉलेज के प्राचार्य महोदय आदरणीय श्री सिद्धार्थ शंकर सिंह सर से गुजारिश करूंगा कि एक अध्यक्षीय शब्द आशीर्वाद
इस वेब लेक्चर सीरीज को। नमस्कार करता हूं मैं, और सबसे पहले गायत्री मंत्र का वाचन करूंगा मैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। नमस्कार, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर शिव प्रकाश यादव। शिव आप रुक जाएं, अभी सिद्धार्थ शंकर सिंह सर हैं। अनम्यूट है सर। सर आप म्यूट कीजिए अपने आप को। ये हाँ, नमस्कार। मैंने अभी गायत्री मंत्र का वाचन किया ना, उसको मैं कर रहा हूँ, आप लोगों ने पूरा नहीं सुन पाया होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमो नमः। मैं राम जयपाल महाविद्यालय छपरा के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग की तरफ से आयोजित इस वेब लेक्चर सीरीज में, जिसे हम लोगों ने ज्ञान योग राजसूय यज्ञ के नाम से दिया है, और इसमें ज्ञान और यश निकल रहे हैं। और यहाँ इस लॉकडाउन की स्थिति में, जहाँ पर घरों में लोग बंद हैं और ज्ञान की किरणें हम उन तक पहुंचा रहे हैं, विषय वस्तु को समझा रहे हैं, अपने औचित्य को समझा रहे हैं, और हम किस लिए निमित्त हैं इस इतिहास को हम बतला रहे हैं। और इस क्रम में मेरा राम जयपाल महाविद्यालय के सारे जितने भी शिक्षक हैं और जितने भी विश्वविद्यालय के अधिकारी पदाधिकारी गण हैं, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक के जितने लोग हैं, सबका हम इस वेबिनार में वेब लेक्चर सीरीज में स्वागत करते हैं। और इतिहास तो वह चीज है जो कि इति जब समाप्त हो जाता है, आस धातु इसमें लगती है, अस धातु में होना होता है, अस्थि शब्द बनता है, और अस्थि से अस्तित्व बनता है, और अस्तित्व वाले व्यक्ति ही भविष्य बनाते हैं और वर्तमान को सहेज देते हैं। यह इतिहास का निर्वचन है। लेकिन इतिहास का एक निर्वचन हम सामान्य लोग ये भी लगाते हैं, इति में जब समाप्त हो जाता है तब हास में परिणति होती है कि क्या ये गलतियां हमने ही की थी, और अपनी मूर्खताओं पर हम हंसते हैं, इसलिए कि हमने इस इतिहास से सबक नहीं लिया। निश्चित रूप से इतिहास जो है, यह घटनाओं के घट चुकने की बात का वर्णन है, और यह अपने आप में प्रासंगिक है। इतिहास लेखन आज के समय में एक चुनौती है। जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा। पढ़ने समझने के तदुपरांत उसके क्रियान्वयन में इतिहास की भूमिका अक्षुण्ण है। गलत पढ़ना, गलत समझना, गलत रास्ते पर व्यक्ति को ले जाता है। यह इतिहासकारों का ही धर्म है कि लोगों को सही बतलावे, सही पढ़ावे और सही मार्ग को प्रस्तुत करें। यही कारण है कि जिन महापुरुषों ने इतिहास में सही मार्ग का दर्शन कराया, सही मार्ग को बतलाया, वो आज भी प्रासंगिक है। देश काल की परिधियों से वो आगे बढ़े हैं। समय आज का समय कोविड का है, आज कोरोना का है, महामारी का है। पूरी मानव जाति घरों में बंद है। इस तरह के पैंडेमिक पूर्व में भी, भविष्य में भी आए हुए थे, और इसका विवरण और इसका समाधान केवल इतिहासकार ही बता सकते हैं। जो इतिहास जानता है वही इसके बेहतर ढंग से इससे निकलने का रास्ता बतलाएगा। भविष्य की चुनौतियों का सामना भूत के अनुभवों के रूप में इतिहास से ही संभव है। समय की मांग है कि इतिहास के पन्नों को हम सवारें, खंगोलें। दक्षिण और वामपंथी दृष्टि से ऊपर आकर नई सृजन की दृष्टि से, सद्भाव उत्पन्न करने की दृष्टि से इसका अध्ययन और अध्यापन हो, और हम इसे वर्ण करें। इतिहासकारों का ही दायित्व बनता है कि दर्पण के समान ज्ञान को समाज में अर्पित कर दे, समाज में बिखेर दे, समाज के आम लोगों तक पहुंचा दे। आज मानव जाति का मूल धर्म मानवता ही होना चाहिए, परंतु राज्य धर्म को या कोई भी धर्म हो, इसे यह मानना चाहिए कि समाज को, राजनीति को वर्ण भेद, धर्म भेद, जाति भेद से ऊपर उठना ही पड़ेगा, तभी नव निर्माण संभव हो पाएगा। इतिहासकारों को सर्वहारा का दर्द लिखना ही पड़ेगा, एवं इस दर्द को लिखने में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तभी तो सामना करने वाले ही तो इतिहास बनाते हैं। जो सामना करेंगे वही तो इतिहासकार है। मैं कहना चाहूंगा
कि इतिहास को न पढ़ना पाप है और उसको पढ़कर उससे सबक न लेना यह महापाप है। हम इस महापाप से बचें, इसलिए हम इतिहास और इतिहासकारों को नमन करते हैं जो हमें महापातक होने से बचाते हैं। आज इस ज्ञान यज्ञ में जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस धर्म में शामिल हैं, इस ज्ञान यज्ञ में शामिल हैं, मैं राम जयपाल महाविद्यालय के कण कण से उनका स्वागत करता हूं और नमन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। और अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं सीधा अपने महाविद्यालय के व्याख्याता डॉक्टर शिव प्रकाश की ओर चल रहा हूँ। शिव प्रकाश आगे की जो हमारे वक्ताओं का परिचय है और विषय जो स्थापना है वो उस पर जिक्र करेंगे। डॉक्टर शिव प्रकाश, ओवर टू यू। डॉक्टर शिव प्रकाश, ओवर टू यू। ऑल ऑफ यू, नमस्ते। ओके सर, थैंक यू सर। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर शिव प्रकाश यादव राम जयपाल कॉलेज के इस महायज्ञ ज्ञान यज्ञ के रूपी वेब लेक्चर में इतिहास विभाग की तरफ से एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आप सभी गुरुजनों का। नहीं हो सकेंगे। You cannot unmute कोविड-19 के इस नकारात्मक माहौल में एक सकारात्मक सोच के साथ एक चीज देखिएगा, अटेंडेंस अगर कोई आपके साथ ही उपस्थित हैं। आज दो विशेषज्ञों से हम आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं, जिनके माध्यम से हम महामारियों के इतिहास पे परिचर्चा करेंगे। एक साथ हम दो चीजों पे बात करेंगे, इतिहास के उस अतीत पे बात करेंगे। एक हमारा व्याख्यान जो होगा इतिहास के में महामारियों से जो है उसके अतीत पे बात करेगा। दूसरा, इस महामारी जो कोविड-19 के बाद है, जो भारत की स्थिति होगी, विशेष तौर से भारत और चीन का जो संबंध होगा उसके विषय में हम बात करेंगे, परिचर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान में हम अतीत को खंगालने की कोशिश करेंगे, वहीं दूसरे व्याख्यान में भविष्य की संभावनाओं का आकलन करेंगे, अर्थात चीन के साथ भारत के संबंध या विश्व के दूसरे देशों के संबंध कैसे होंगे, इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। विगत, जैसा कि हम जानते हैं कि विगत कुछ वर्षों से, विशेष तौर से पिछले कुछ सालों में अभी भारत और चीन का जो संबंध रहा है, हालांकि भारत चीन के राष्ट्रपति भारत आए भी थे, फिर भी हमारे सीमा विवाद काफी तल्ख हैं और आज भी हैं। इस कोविड-19 के दौरान भी काफी तल्ख दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम इस बात को भी समझना चाहेंगे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि चीनी वायरस से ज्यादा खतरनाक भारतीय वायरस है। इस बयान का भी हम मूल्यांकन करना चाहेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य से आकलन करना चाहेंगे और इन सब चीजों को देखते हुए सारी चीजों को आज के व्याख्यान में हम देखेंगे। तो दोनों व्याख्यान है हमारे, एक जो है इतिहास की अतीत की गहराइयों को देखेगा, दूसरा जो व्याख्यान है हमारा इतिहास से कुछ सबक लेते हुए वो भविष्य को देखेगा कि क्या भारत अपने अतीत से कुछ सीख पा रहा है या इस महामारी से कुछ सकारात्मक पहलू ले पा रहा है। तो आपको मैं एक बता दूं कि आज हमारे दो वक्ता हैं जो प्रमुख अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। एक है प्रोफेसर वृंदा परांजपे, इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिन्होंने इसके पहले पूर्व विभागाध्यक्ष रही हैं। हमारे दूसरे वक्ता हैं प्रोफेसर केशव मिश्रा सर, जो वर्तमान में इतिहास विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष हैं। सर ने चाइना पे ही शोध किया हुआ है, चाइना में रहे हुए हैं। तो आज मैं पूरे विश्वस्त होने के साथ ये कह सकता हूँ कि आज का व्याख्यान एक बहुत तार्किक और विश्लेषणात्मक होगा। तो आज हम अपने पहले व्याख्यान की तरफ चलते हैं और पहले वक्ता हमारी हैं प्रोफेसर वृंदा परांजपे। मैम का विषय है औपनिवेशिक काल में महामारियों का नियंत्रण धार्मिक यात्राओं के संदर्भ में। मैम व्याख्यान दें उसके पहले मैम के विषय में कुछ दो चार चंद बातें परिचय कर दूं। बस मैम जस्ट 2 मिनट आपके लिए नहीं, हम अपने श्रोताओं के लिए, अपने हमसे जुड़े हुए लोगों के लिए जरूरी है मैम। तो वृंदा मैम का स्नातक और स्नातक मुंबई यूनिवर्सिटी से हुआ है, जबकि पराई स्नातक और पीएचडी डेक्कन कॉलेज पुणे से हुआ है। मैम एक
जो एपिग्राफी में विशेष इंटरेस्ट रखते हैं, इंडियन कल्चर में विशेष रुचि है। मैम फुल ब्राइट फेलोशिप भी मिली हुई है, जिसके तहत मैम अमेरिका के मेसन जॉर्ज विश्वविद्यालय में से संबंधित रहे। इसके अलावा मैम कुछ टीवी सीरियल्स जो है उनमें जैसे आप देखें भारत की छाप जो 13 एपिसोडों में बना हुआ एक कार्यक्रम है, जिसमें भारत के पूरे विज्ञान के इतिहास का पूरा जो है, उसमें भी मैम ने एक विषय विशेषज्ञ के तौर पे उसमें काम किया हुआ है। उसके बाद आपने कुछ समय पहले स्टोरी ऑफ द गॉड का एक जो ज्योग्राफी नेशनल ज्योग्राफी टीवी पे प्रसारण हुआ था, मॉर्गन फ्रीमैन के साथ भी मैम ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित कुछ चर्चा परिचर्चा की थी, उसका भी हम लोगों ने देखा। इसके अतिरिक्त मैम नहीं, मैं बस जस्ट 1 मिनट। और एक चीज जो है कि कुछ मैम की किताबें मैम 3 भाषाओं की, विशेष तौर से 3 या 4 भाषाओं की विशेषज्ञ हैं एक तरीके से, मराठी, उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी। इस मैम ने कुछ किताबों हिंदी में, अंग्रेजी में भी किताबों की रचना की है, मराठी में भी की है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए मैं आज की प्रथम वक्ता प्रोफेसर वृंदा प्रांजपे मैम को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू। मुझे कुछ स्लाइड्स दिखानी होंगी, तो मेरा जो शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है उसको जरा प्लीज अगर आप खोल दें। Yes, ma'am. I'm doing that. Yes, ma'am. थैंक यू। जब तक ये Okay, ma'am. तकनीकी Yes, ma'am. You are very good into. You have been given command to open your share screen. ओके, थैंक यू, थैंक यू। अभी मैं उसको शेयर कर रही हूँ, अब देखिए कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब जरा मुझे बता दीजिए। मेरे जी मैम, घर से आ गया है ना? बिल्कुल आ थैंक रहा यू। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, और खास तौर पे ये राम जयपाल कॉलेज के प्राचार्य महोदय, मुझे लगता है कि किसी भी इस तरह के आयोजन के पीछे इस तरह का एक संबल काम करने वालों को देने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है, और प्राचार्य महोदय निश्चित रूप से वो कर रहे होंगे, इसीलिए आज ये आयोजन हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह सर का। हमारे जो सभी अध्यापक वहाँ बंधु भगिनी है, सबको बधाई इस आयोजन के लिए, और जो सब जुड़े हुए छात्र छात्राओं। जब आज हम एक वैश्विक महामारी की बात कर रहे हैं, तो इतिहास में इसे वैश्विक महामारियों का क्या रूप रहा, और उसके साथ खास तौर पे हमारा जो एक उपनिवेश काल था, जब ब्रिटिश हमारे राज्य कर रहे थे, उनका कैसे और क्या संबंध रहा, स्थानीय स्तर का क्या रहा और वैश्विक स्तर का क्या हुआ, उसको लेके कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहती हूँ। और इसीलिए मैंने इसको एक शीर्षक गढ़ा उसका, कि उपनिवेश काल में महामारियों का नियंत्रण जो किया गया ब्रिटिश शासन द्वारा, और इसका जो एक विशेष संदर्भ में लेना चाहती हूँ, ये तीर्थ यात्रा जिसको हम कहते हैं, या धार्मिक यात्रा है जिसको हम कहते हैं, जो भारत में आप तो देख रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है कि हमको 12 महीने उसके लिए पर्याप्त नहीं है। आई थिंक हमारा कैलेंडर कुछ पता नहीं अनगिनत महीनों का होना चाहिए था, क्योंकि इतने पर्व और इतने तीर्थ यात्रा करने के ओकेजन्स हमारे पास है, हमारे हिस्टोरिकली हमारे पास है। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले सबसे एक मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, इसीलिए बीच बीच में थोड़ा सा अंग्रेजी का सहारा लेके अपनी बात रखूंगी, और इसके लिए आप मुझे माफ करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जो हमारी भावनाओं से बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए मैंने सोचा कि महामारी के संदर्भित ये जो तीर्थ यात्राओं का और उसके नियंत्रण के लिए बनी हुई ब्रिटिश नीतियों का थोड़ा सा मैं विश्लेषण करूं। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक स्थानीय स्तर है और एक वैश्विक स्तर है। तो वैश्विक स्तर पे एक बहुत बड़ी हम धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा,
धार्मिक समागम इसको कह सकते हैं, वो था या है आज भी हज। तो जैसे कि ब्रिटिशों का शासन ये बड़े ही महाद्वीप का ये हमारे भारतवर्ष पे स्थापन हुआ, तो स्वाभाविक रूप से एक विशाल जन समुदाय जो इस्लाम में विश्वास रखता है वो ब्रिटिश अंकित हो गए थे। तो इसीलिए हज पे जाना, हज की यात्रा करना और उसके संबंधित ब्रिटिशों को नीति बनाना बहुत जरूरी हो गया। अगर ये नंबर इतना हाई नहीं होता, इतने अधिक मात्रा में इस्लाम को मानने वाले उनके अंकित नहीं होते, तो शायद ये कोई चर्चा ब्रिटिशों के लिए नीति निर्णायक चर्चा ना होती। तो ये सबसे पहले लोगों को समझना चाहिए कि एक विशाल इस्लाम को मानने वालों का समुदाय जो था वो ब्रिटिश शासित था और इसीलिए हज उनके लिए महत्वपूर्ण बना। ये जो वैश्विक स्तर पे जो हज होता था, उसके अलावा स्थानीय स्तर पे जो होता था, उसका एक बहुत बड़ा जमावड़ा हम कुंभ मेला के रूप में देखते हैं, आज भी देखते हैं। उस जमाने में भी उस जमाने के लोक संख्या या जनसंख्या के हिसाब से वो बहुत बड़ा विशाल गैदरिंग हुआ करता था। उसी तरह से एक छोटा सा, मैं बहुत ज्यादा छोटे माइक्रो लेवल अगर हम कहेंगे, स्थानीय स्तर की और एक तीर्थ यात्रा का या धार्मिक यात्रा का मैं जिक्र करूंगी, जो पंढरपुर करके एक सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है, वैष्णव स्थान है, जहां लोग संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव और अनगिनत इस तरह के स्थानीय स्तर के जो संत महात्मा थे, उनकी पालखी उठाते हुए वो पंढरपुर श्री विठल के दर्शन के लिए लोग जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मेला, और वो साल में 4 बार होता है, लेकिन 2 ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक आषाढ़ के महीने में होता है और एक कार्तिक के महीने में होता है। वो एक शयनी एकादशी के समय होता है और एक जब देवोत्थानी एकादशी जिसको कहते हैं उस समय होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है और उसके लिए ब्रिटिश सरकार को प्रबंधन करने की बहुत जरूरत पड़ी, क्योंकि उसका भी संबंध फिर महामारियों से है, हम लोग उसको देखेंगे। उसके अलावा कई सारे उर्स होते हैं, कई सारे प्राकट्य महोत्सव होते हैं, कई सारे समाधि स्थल है जहाँ उन महापुरुषों के समाधि में उनके समाधि तिथि पे लोग जाते हैं। तो ये भी एक स्थानिक स्तर पे धार्मिक यात्राएं चलती रहती है। और इन सब प्रकार की धार्मिक यात्राओं के समय एक हमेशा डर का माहौल रहता था महामारियों से संबंधित, क्योंकि ये ऐसे समय था जब बहुत ज्यादा सफाई या आरोग्य विषयक सुविधाओं की सुविधा मुहैया करना इतना संभव नहीं हो पा रहा था, और उसमें बहुत अधिक मात्रा में महामारियां फैलती थी। और इसका एक थोड़ा सा आप मैपिंग ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति जा रहे हैं ऐसे स्थलों में, वो उनका शरीर स्वस्थ है, मगर ऐसे जमावड़ा में जाके कोई संक्रमित व्यक्ति वहां आए हुए रहते, उनकी वजह से ये जो दूसरे जो स्वस्थ शरीर के लोग हैं उनको संक्रमण होता है, और फिर वो जब अपने गांव में, कस्बों में वापस जाते हैं तो उस संक्रमण का फैलाव करते हैं। तो इसलिए ये संक्रमणों के जो एक लिंक तैयार हो जाती है, चेन तैयार हो जाती है, और जिसका हमारी इस धार्मिक यात्राओं से एक जो गहरा संबंध है उसको हमें बहुत नजदीकी से देखना होगा, क्योंकि ऐतिहासिक पीरियड में ये एक बड़ी चुनौती थी। तो ये ब्रिटिशों को ये जो हज के बारे में पॉलिसीज बनानी थी, उसको अगर हम देखेंगे तो 3 प्रकार के विशेष कंसर्न्स जिसके तहत उनको ये पॉलिसीज बनानी थी उसको हम देख सकते हैं। खैर इसकी संख्या हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मोटा मोटे तौर पे ये 3 चीज हम देख सकते हैं कि एक तो है आरोग्य विषयक या स्वास्थ्य विषयक जो कंसर्न है, कि कैसे महामारियों से बचाव किया जाए और कैसे इन लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे ताकि इनकी वजह से और संक्रमण ना फैले। लेकिन दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए निश्चित रूप से था, क्योंकि हज तो एक तीर्थ स्थल हो गया, लेकिन ये पूरे मध्य एशिया से होके चलने वाला बहुत बड़ा व्यापार था, और अगर उसको बरकरार रखना है तो इन महामारियों से जो उसमें बाधाएं आती है उसको कीपिंग इट इन माइंड, दीज पॉलिसीज दे हैड टू डिजाइन।
तो ये एक बहुत अहम बात उसमें है। और तीसरा, उसके सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी बहुत है, क्योंकि ब्रिटिश राज्यकर्ता खुद ना इस्लाम को मानने वाले थे, ना हिंदू धर्म को मानने वाले थे, या बाकी जो पॉपुलर रिलीजन्स है, जो संत महात्माओं को मानने वाले जो पंथ है, उनके वो उसको मानने वालों में से थे। तो उनके लिए लोगों की धार्मिक भावनाएं, उनका सोशल कॉम्पोजिशन, उनका कास्ट कॉम्पोजिशन और उसके होने वाले राजनीतिक परिणाम, इन सबको ध्यान में लेते हुए पॉलिसीज बनाना बहुत जरूरी था। तो ये एक बड़ी, एक किस्म से देखा जाए तो एक उस समय की जो पॉलिसी या नीति नियंता जो थे उनके लिए महत्वपूर्ण बात थी। तो अब हम आते हैं कि ये 19वीं शताब्दी के मध्य से लेके, वैसे शुरू 1830 के दशक से ही होता है, लेकिन ज्यादा जोर पकड़ता है इन सब चीजों का सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी अगर हम लोग कहें तो इसमें आप देखिए कि जो लोग थोड़े से ये इतिहास में पढ़े हुए हैं वो लोग देख सकते हैं कि सुएज कैनाल जो है जो खुल गया, और इसीलिए व्यापार का ये जो एक बहुत बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ता था व्यापार के लिए और जहाजों को, वो अब बहुत नियंत्रित हो गया और नजदीक का हो गया। और कहा जाता है कि इससे मिलने वाला जो लाभ था उसमें 70% तक की भी वृद्धि बहुत ही जल्दी, पहले कुछ तीन दशकों तक अगर हम लोग देखेंगे तो होने लगी थी। तो सुएज कैनाल अगर हम देखेंगे तो ये एक दो समुद्रों को, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाला एक कैनाल था एंड ऑल दैट। एक ज्योग्राफिकल देखा जाए तो एक गतिविधि है, लेकिन उसका संबंध हम देखेंगे कि हज यात्रा से या महामारी से कैसे हम फिर देखेंगे। और दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना है जिसको हमने यहाँ देखना चाहिए, देखना बहुत जरूरी है, वो है कि स्टीम पावर्ड ये जो जहाज चलने लगे पानी के, तो बाव से चलने वाले ये जो जहाज थे, इसकी वजह से जो यातायात थी, जो जर्नी का टाइम था वो कम हो रहा था, जर्नी ज्यादा सुकर भी हो रही थी, और इसके लिए स्वाभाविक है कि जो आवागमन है वो बढ़ने लगा। और उसकी वजह से भी एक उसका परिणाम ये हुआ कि हज के लिए जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगी। अब पहले क्या होता था कि जो बहुत ही सम्भ्रांत परिवार के थे, जिनके पास बहुत सारा धन था, अपने साथ ले जाने के लिए नौकर चाकर और गाड़ी घोड़ा का प्रबंध हुआ करता था, वो लोग ही हज करते थे। लेकिन अब ये स्टीम बोट्स की वजह से या स्टीमर शिप्स की वजह से और सुएज कैनाल खुलने की वजह से जो यात्रा का समय कम हो गया, खर्चा भी कम हो गया। तो बहुत अधिक मात्रा में थोड़े लोअर इनकम ग्रुप के भी जो लोग हैं, और जो क्योंकि इस्लाम के जो 5 स्तंभ माने जाते हैं उसमें से हज एक है, तो किसी भी इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति के लिए बहुत बहुत एम्बिशियस एक उनकी ये रहती है, धार्मिक एक विचार रहता है कि हम कभी ना कभी जीवन में हज करेंगे। तो अब ये सुविधा उनके लिए, जो थोड़े से लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए भी होने लगी, और इसीलिए हज जाने वालों की संख्या बढ़ने लगी। जैसे संख्या बढ़ने लगी वैसे संक्रमण का खतरा भी बढ़ने लगा, और ब्रिटिश शासन के ऊपर पूरे विश्व से दबाव आने लगा कि इसका कुछ नियंत्रण कीजिए, क्योंकि ये तब तक धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि भारत से जाने वाले हज यात्रियों की वजह से मक्का में कॉलेरा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और मक्का में आए हुए अन्य इस्लाम को मानने वाले लोग जो अपने अपने देशों में वापस जा रहे हैं, वो अपने साथ कॉलेरा भी लेके जा रहे हैं। तो एक धार्मिक तृप्ति की एक भावना तो लेके जा ही रहे कि हमने हज कर लिया, लेकिन उसके साथ संक्रमण भी लेके जा रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा दबाव जो हम कह सकते हैं वो ब्रिटिशों के ऊपर आने लगा था। लेकिन उनके लिए क्यों ये डिफिकल्ट था? अगर ये दबाव है, और जैसे हम लोग आगे जाके देखेंगे कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ था 1866 में, वर्ल्ड सैनिटरी कॉन्फ्रेंस उसको कहा जाता है। तो वैश्विक दबाव है, तो उनको हज के ऊपर रोक लगाना तो सहज लगना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं लग रहा है, ये इतिहास के आईने में हमको देखना चाहिए। जैसे ऑटोमन एम्पायर का एक बहुत बड़ा चैलेंज ब्रिटिशों के लिए था ही, और उसका जो प्रभाव था, जिसकी वजह से जो व्यापार में उनको मुनाफा हो रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती उनको ऑलरेडी उस मक्का जाने वाले जो रीजन है वहां है, जिसको हम दारुल इस्लाम कह सकते हैं, उस जगह में है। और उसी में अगर हम देखेंगे तो उस समय के जो सुल्तान है
अब्दुल हमीद सेकंड, उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था और एक पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी शनि शनि वहां आकार लेने लगी थी। तो जो भारतीय मुसलमान वहां जाएंगे और हज यात्रा करेंगे, उनका भी संपर्क इस आइडियोलॉजी से आएगा और वो वापस आके ब्रिटिश को चुनौती देने में एक अपना एक ये जो पैन इस्लामिक जो एक तबका बन रहा है उसका समर्थन देंगे। और ब्रिटिशों ने, जैसे कहते हैं ना कि जिसके मराठी की कहावत है, पता नहीं हिंदी में कहाँ तक वो कारगर होगी, कि जिसका मुंह छाछ से जल गया हो, सॉरी दूध से जल गया हो, वो छाछ भी फूंक फूंक के पीना चाहता है। तो ऐसे ब्रिटिशों ने 1857 में एक वानगी तो देख ही ली थी कि ये जब इंडियंस अपने पे आते हैं तो कितनी बड़ी चुनौती ब्रिटिश शासन के लिए खड़ी कर सकते हैं। और उसमें ये हुआ था कि ब्रिटिशों ने सत्ता तो ली थी, उसका अंतिम अगर पड़ाव हम देखेंगे, अगर दिल्ली की बात करेंगे तो वो मुगलों से ली थी, तो मतलब मुसलमानों से, इस्लाम के फॉलोअर्स से ली थी। तो उनका ये जो दर्द है, उनका ये जो उनके ऊपर आघात हुआ है कि उनके आका तो अब हट गया और ये दूसरे बाहर से आए हुए और अपने धर्म को नहीं मानने वाले, दूसरे धर्म को मानने वालों का अब शासन हो गया। तो ब्रिटिशों के लिए चाहे जितना अंतरराष्ट्रीय दबाव हो, काफी लंबे समय तक ब्रिटिशों ने इसमें कोई अपनी पॉलिसी नहीं बनाई। तो इसको अगर संक्षेप में हम इस तरह से कहेंगे कि कॉलेरा एपिडेमिक इंडिया से आ रहा है, ये नॉलेज था। इंडिया से आने वाले हज यात्रियों की वजह से वो स्प्रेड हो रहा है, ये भी मालूम था, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए या आवागमन के ऊपर रोक लगाने के लिए कुछ भी करने की स्थिति में उस समय ब्रिटिश नहीं थे। तो हज के माध्यम से फैलने वाले रोगों के नियंत्रण में सबसे बड़ी बाधा क्या थी और वो कैसा समय था, इसको हम यहाँ देख सकते हैं। तो धीरे धीरे ये हो गया कि ब्रिटिशों को कंट्रोल तो करना ही पड़ा। और सबसे बड़ा जो हम कहते हैं कि एक बैंग एक जो उनको लगा, वो तो प्लेग के महामारी की वजह से था, क्योंकि कॉलेरा का वैक्सीन भी धीरे धीरे, जैसे हम कहेंगे कि 19वीं शताब्दी के अंत तक कारगर होने लगा था और उसका प्रचार प्रसार होने लगा था, लोगों को थोड़े उसके नियंत्रण की कुछ आइडिया आने लगी थी। लेकिन तब तक प्लेग ने इतना विशालकाय रूप धारण कर लिया था। तो ब्रिटिशों ने कम से कम एक पॉलिसी निश्चित रूप से बनाई, और वो थी कि प्लेग पीड़ित जो इलाके हैं वहां से कोई भी हज के लिए नहीं जाएगा, या बंबई कलकत्ता जैसे महानगरों से उनके बंदरगाहों से जो जहाज निकलते थे वो नहीं निकलेंगे हज यात्रियों को लेकर। तो ये एक नियंत्रण का निश्चित रूप से उन्होंने प्रयास किया, और उसके लिए कुछ नियंत्रण की नीतियां उन्होंने बनाई। और इसके लिए जैसे कि मैंने कहा कि स्थानीय जो उनको गठजोड़ करना था वो तो कर ही रहे थे, लेकिन स्थानीय स्तर की जो आरोग्य सुविधा थी उसमें भी वो इतनी चुनौतियों का सामना कर रहे थे कि उनको और एक एडेड, जिसका हम कहते हैं कि वैश्विक स्तर का भी दबाव उनको नहीं चाहिए था। तो ये नियंत्रण धीरे धीरे होने लगा। जैसे कि अगर हम पहले की बात करें कि वो नियंत्रण जब ब्रिटिश मान नहीं रहे थे, तब भारत से जाने वाले हज यात्रियों को किसी भी तरह का पासपोर्ट या कोई भी हम ऐसे कह सकते हैं कि एक परमिट भी लेना नहीं पड़ता था। तो ये जो अलग अलग पड़ावों पे ये जो जहाज, क्योंकि एक्सप्रेस बंबई से निकला जहाज और ओमान तक गया, ऐसा नहीं होता था ना। तो जहां जहां जिस बंदरगाहों में वो ठहरता था, जहाज अपना एंकर करते थे, वहां के स्थानीय लोगों को एक और कहां से निकले क्या है, और इसका लाभ ब्रिटिशों ने कैसे लिया। हालांकि ये बहुत गलत काम किया उन्होंने कि जब जहाज वापस आ रहे थे और उनको विश्व से एक विचारणा हो रही थी कि कितने लोग इसमें संक्रमित है, तो ब्रिटिश अधिकारी उसको थे और क्या करते थे कि जो लोग थे वहां संक्रमित जहाजों में और इस यात्राओं में, उनके शव सीधे के सीधे समुद्र में डुबो दिए जाते थे। और जैसे कि मैंने कहा, नंबर तो था ही नहीं कितने लोग गए और कितने लोग पहुंच गए, इसका तो कोई क्या मैं ऑडिबल हूँ? मुझे सुन? मैम, you are audible by 200%, 1000% and crystal clear. Thank you.
थैंक यू। तो क्योंकि मुझे यहाँ कुछ मैसेज आ रहा था कि आपका इंटरनेट कुछ हो रहा है नहीं, तो वो नंबर ही नहीं था और ब्रिटिशों को ये आसान था, लेकिन आप समझ सकते हैं। और आज कोरोना के लिए हम लोग जितना मतलब हाहाकार जो मचा है उसमें हम देख सकते हैं कि छुपाना कितनी बड़ी गलती होती है और कितने बड़े चुनौती का फिर पूरे विश्व को सामना करना पड़ता है। लेकिन ब्रिटिश, जैसे कि मैंने कहा, अपने तत्कालीन स्वार्थ के लिए वो भी करते थे। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने वो करना बंद कर दिया। फिर एजेंसीज को उन्होंने ये जिम्मेदारी देना शुरू की कि वो टिकट्स जो बनते हैं जहाजों के, उसके रिकॉर्ड्स ठीक से मेंटेन करें। वही दायित्व ले कि इन लोगों की पूरी जांच हो, वही उसकी जिम्मेदारी ले कि इनका अगर किसी को संक्रमण होता है तो उनका क्वारंटीनिंग हो, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जानकारी साझा करें। ये सब फिर उन्होंने कंपनियों को ये जिम्मेदारी देना शुरू किया। उसका कुछ प्रमाण हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अब जहां तक स्थानीय स्तर की बात है, तो जैसे कि मैंने कहा कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये बात करीब करीब सबको मालूम हो गई थी कि भारत में, और खास तौर पे गंगा नदी के किनारे जिस तरह की सब जो धार्मिक मेले और गतिविधियां होती है, बहुत बड़ा तो कुंभ मेला है, बट और भी जैसे हरिद्वार का अर्ध कुंभ है एंड ऑल दैट, तो उसमें कॉलेरा का संक्रमण बहुत ज्यादा फैल रहा था। दूसरा ये हुआ कि सबसे पहले उसका जो संक्रमण होने लगा वो बंगाल के निचले हिस्से में होने लगा, और गंगा के किनारे ही, जो आज ज्यादातर वो अभी बांग्लादेश में चला गया है वो गंगा का हिस्सा, लेकिन वहां होने लगा। तो वहां के जो सोल्जर्स थे, जो वहां कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश द्वारा डिप्यूट होते थे, जब अपने गांवों में, टाउन्स में वापस जाते थे, तो उनसे ये महामारी वहां गांव में, कस्बों में फैल। और वैश्विक स्तर पे कहते थे कि गंगा की वजह से हुआ, गंगा की वजह से हुआ। अब एक फुटनोट की तरह मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ, हैप्पी कि मेथोडोलॉजी इज प्रेजेंट हियर, वो अप्रिशिएट करेंगे कि जिनका के संसर्ग के का अध्ययन हो रहा था, वहां लोगों ने ये कि उस समय भी ये रिसर्चेस होते हुए कुछ वैज्ञानिक ये थे, विश्व में फैला हुआ पूरा कॉलेरा एक जैसा नहीं है, और पूरा ये जो भारत इतना बड़ा दोषा कि कॉलेरा या भारत कॉलेरा ही कहा जाता था। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सब जो फैला है यूरोप से लेके अमेरिका से लेके रशिया तक, और ये सब पूरा का पूरा जो कॉलेरा भारत के जीवाणु है उसके कोई स्थानीय रूप है। सब तो रिसर्चेस बाद में होते रहे, या उस समय भी हुए थे, लेकिन उनको छुपाया भी गया, क्योंकि वो हमेशा ही होता है कि वैज्ञानिक की ये जो खोजें होती है, उनको अगर तत्कालीन समाज ने, राजनीतिक संस्थाओं ने अगर सपोर्ट नहीं किया, तो फिर वो जो उनके निष्कर्ष होते हैं वो कहीं दबे पड़े रहते हैं। हालांकि अब वो अगर हो गए, तो हम उस समय की बात कर रहे हैं, उसी को लेके चलेंगे कि इसको स्रोत माना गया और उससे सब हुआ। तो ब्रिटिशों के ऊपर ये भी दबाव, उसको आप पे भी कर्टेल करने की कोशिश, उसको नियंत्रण में लाई। तो फिर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस और बड़ी कड़ाई से उसका पालन करने के लिए स्थानीय लोगों को सूचना दी गई। मैंडेटरी वो टेम्पररी शौचालय बनाते थे, का इस्तेमाल करना चाहिए। अब भारत में होता है कि अधिक लोगों को शौचालयों में निपटने के लिए जाने की या तो आदत ही नहीं है, और खास तौर पे ऐसे जगह पे जहाँ एक ही शौचालय यूज करेंगे, वहां की गंदगी तो आप समझ सकते हैं। तो लोग बिल्कुल ही उस चीज को नहीं मानते थे और वो खुले में शौच करने के लिए एकदम मजबूर थे, या फिर उसका बहाव पानी में भी हो जाता था। दूसरा, आप ये इमेजिन कर लीजिए कि चाहे जितने आपने टेम्पररी शौचालय निर्माण किए, जिसको कॉलेरा का संक्रमण हुआ है, जो अपना बॉवल्स बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे वो व्यक्ति, वो जहां तहां तो शौच करेगी ही। तो ये करना बहुत बड़ी, ये एक जैसे फरमान जारी किया था कि सब लोग खुले में शौच करने से बचे, और ये जो टेम्परेरी लैट्रिन्स तैयार हो रहे हैं वहीं शौच करें, और एक कंट्रोल का ये तरीका हो गया। दूसरा ये था कि इनोकुलेशन, जब टीकाकरण हो सकता था और जिन लोगों का हो सकता था, ये लोगों के ऊपर एकदम मतलब सख्ती की जाए, और उसके बाकायदा रिकॉर्ड बने कि इन लोगों की ये टीकाकरण हुआ है।
दूसरा, एक ही जगह पे, जैसे अगर हम लोग अभी के कुंभ की भी बात कर सकते हैं या उस समय का भी देखेंगे, तो महात्मा आते हैं तो एक ही जगह पे फिर सब लोग अधिकाधिक मात्रा में वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, और वो इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र में भी कुछ एक पॉकेट्स ऐसे बनते हैं जहां मैक्सिमम कांग्रेगेशन होता है। तो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्थानीय अधिकारियों को ये भी बार बार कहा गया कि आप ऐसे जो जमावड़े होते हैं जिनकी संख्या अनियंत्रित होती जाती है उसको कंट्रोल करिए और उसको डिस्पर्स करते रहिए, संक्रमित लोग उससे फैला करें। और फिर एक होता था कि जो भी पेशेंट्स अगर उनमें ये लक्षण पाए जाते तो उनको स्ट्रिक्टली उठा के ले जाइए और टेम्पररी टेंट्स क्वारंटाइन के लिए होते थे, वहां क्वारंटाइन उनका कीजिए और जितनी जल्दी हो सके स्थानीय जो नजदीक का हॉस्पिटल है वहां उनको पहुंचाइए। आज कोरोना के समय में हम देख रहे हैं कि इतनी प्रगत यातायात की व्यवस्था है, इतनी प्रगत कांटेक्ट की व्यवस्था है कि जैसे सूचनाओं का संपर्क विद्युत वेग से हो रहा है, तो भी ये करना इतना मुश्किल हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में या 20वीं शताब्दी के बिगिनिंग में हम लोग बार बार ये एपिडेमिक्स देख रहे हैं, जितने आप उसको उसका अनुपालन करना कितना मुश्किल होगा। मैं खास तौर पे हमारे विद्यार्थियों के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि इलाहाबाद म्यूजियम ने कुंभ मेला से संबंधित जो दस्तावेज है वो डिस्प्ले किए हुए हैं। उसमें आप पुराने ये कुछ जैसे एक दो इंटरनेट से लेके आपको दिखा रही हूँ चित्र कि रिपोर्ट्स कैसे बनते थे, उसके जो यात्रा के नक्शे कैसे बनते थे, कैंप्स के नक्शे कैसे बनते थे, कहाँ सुविधाएं जन सुविधाएं होती थी, कहाँ पूरा, इन सब की जानकारी हम इस तरह के इसमें देख सकते हैं। जैसे आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि एंटी कॉलेरा मेजर्स कैसे लिए जाएंगे, इसके बारे में बाकायदा पैम्पलेट्स तैयार करके उसको बांटे जाते थे और पोस्टर्स वगैरह बनाए जाते थे। और सबसे मुझे एक अच्छा लगा इसमें कि स्थानीय स्तर पे जो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए जो नेता लोग थे, कईयों ने उसमें पहल की। वो अपने वो पंथ उपपंथ बहुत सारे होते थे और उनके अपने धर्मगुरु होते थे, वो अपने पंथ के लोगों को तो कम से कम इस तरह की जानकारी देते थे और उनको कहते थे कि इसका पालन करना कैसे जरूरी है। और दूसरा जो एक हम लोगों को कभी कभी भारत के बारे में इतनी भ्रांतियां फैली हुई है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा रिजिड है, अपने दिमाग में ब्लॉक्स लेके बैठे हैं, अवैज्ञानिक सोच के, जो कई बार बहुत मायने में सही भी है। लेकिन यहाँ मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहती हूँ, जो वैद्य थे, जो आयुर्वेद और बाकी जड़ी बूटियों की और बाकी सब तरह की चिकित्सा करने वाले जो चिकित्सक थे और हकीम थे जो हकीमी ये करते थे, उन्होंने काफी पहल की और लोगों में वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में एंड खास तौर पे इनोकुलेशन, क्योंकि वैक्सीन के बारे में तो इतनी बड़ी भ्रांतियां थी लोगों के मन में कि वो वैक्सीन के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होते थे। तो उसमें इन वैद्य लोगों की, हाकिम लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, धर्मगुरुओं की भूमिका रही है, और उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप जाइए और अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए, ये आपके भले के लिए है। और इन लॉन्ग टर्म आप देखिए कि इससे बहुत बड़ा कारोबार भी चलता था वहां के स्थानीय लोगों का, मंदिर प्रशासनों का, यात्रा प्रशासनों का, उसके साथ जुड़े हुए जो सामाजिक मंडलों का, तो उनका अपना व्यवसाय भी तो बरकरार रखना था। अब महामारी फैलने की वजह से जब ब्रिटिश शासन एकदम टोटल बैन ही लगा देता था यात्राओं पे, तो उनका व्यवसाय कैसे चलेगा? तो उसका ये जो एक इकोनॉमिक पक्ष है उसको भी हम लोगों ने देखना चाहिए। पॉलिटिकल पक्ष तो है ही, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये पंढरपुर की जो यात्रा है उसको वारी कहा जाता है। वारी मतलब वो चल चल के लोग पालकियां हाथ में लेके और संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम के नाम के नारे देते हुए और विठल मतलब वो जो वैष्णव एक रूप है उसका नाम स्मरण करते हुए चलते हैं। तो ये लोग जो जाते थे, तो ये ब्रिटिश प्रशासन के लिए बहुत ही एक खौफनाक, डरावना मंजर हुआ करता था। उनको ये लगता था कि ऐसे लोगों का जमावड़ा जब हो जाएगा तब अब तो कॉलेरा से अब होगा ही होगा उसका प्रचार, या प्लेग की जब बाद में महामारी आई, या कई किस्म के टाइफाइड की बीमारी थी, या विषम
विभिन्न प्रकार के ज्वर से रिलेटेड जो रोग थे, तो उसका फैलाव होगा। इसके लिए एकदम उनके कान खड़े हो जाते थे, अलर्ट की एकदम हाईएस्ट अलर्ट दिया जाता था पूरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को, और कहा जाता था कि आप बाकी सब काम अब बंद कर दीजिए। पुलिस प्रशासन, महसूली व्यवस्था, सब जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सबको कहा जाता था कि जैसे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें हम लोग, कि और कुछ भी काम आपको नहीं करना है, जब तक ये वारी का पूरा समाप्त नहीं होता है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। रेलवे को हिदायत दी जाती थी कि बीच वाले स्टेशनों में ना रुके, पॉइंट टू पॉइंट रेलवे चलाइए। भाड़ा भी बढ़ाया जाता था लोगों को डिस्करेज करने के लिए, ताकि लोग रेलवे से ज्यादा ना जाए। लेकिन जहां रेलवे स्टेशन उधर जो ना फैले और उनको एक जगह में लाके उनका इनोकुलेशन करना या आरोग्य विषय उनका की जांच करना संभव था। लेकिन दूसरा ये था कि फिर ये स्टेशन की जो स्पेस थी, वहां वो टेम्पररी ट्रेंच खोल के टेम्पररी शौचालय वगैरह निर्माण करते थे और वहां फिर लोगों को डायरेक्ट करते थे। तो ये सब था। अगर मुझे बंद करना है तो आप मुझे सूचना दे दीजिए, तो मैं वाइंड अप भी कर सकती हूँ। नहीं मैम, मुझे लग रहा है कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है और ओके, थैंक यू। बड़ा आनंद आ रहा है आपको सुनने में। मैम एक छोटी सी मतलब ये एक रिक्वेस्ट है कि शायद इंटरनेट का बैंडविड्थ आपके एंड से बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं आ रहा है, इस कारण से आप फ्रीज्ड हो नहीं जा आ रही है, रहा है, मगर हम हाँ। आपको सुन पा रहे हैं, हम आपको सुन पा अच्छा, रहे हैं। तो हम लोग, मैं एक काम करूंगी कि ये मैंने पावर पॉइंट सब शिव जी उनके पास भेज दिया है, गूगल ड्राइव में शेयर किया है, तो जी, आपके जो पार्टिसिपेंट्स है उनको वहां से मिल सकता है। तो इसीलिए वो ओके। अगर मेरी स्लाइड्स नहीं देख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं मैम, स्लाइड्स दिख रहे हैं। गवर्नमेंट, अच्छा अच्छा मैम स्लाइड्स दिख रहे हैं, सिर्फ आप अच्छा। मूर्ति हो गई हैं, फ्रीज्ड हो गई हैं, और आपको प्रणाम है मेरा। तो तो ये गवर्नमेंट की ओर से पंढरपुर की जो यात्रा के ऊपर 1904 में, 5 में, 8 में, 15 में, 16 में लगातार बैन लगाया जा रहा था। अब पंढरपुर की लोकेशन आप देख लीजिए कैसे है कि वो बॉम्बे से सीधा जुड़ रहा है, बॉम्बे से जुड़ रहा है, पूना से जुड़ रहा है, अहमदनगर से जुड़ रहा है, और फिर ये जो रेलवे का मध्य प्रदेश की तरफ जाने वाला जो पूरा रेल रूट है उससे जुड़ रहा है, और साउथ की तरफ हैदराबाद की तरफ, क्योंकि कुर्डुवाड़ी जो जंक्शन है वहां से आप निजाम के स्टेट में प्रवेश करते हैं। तो इतने सारे रीजन से आप जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उसके ऊपर बैन लगाना गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जरूरी लगता था। लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा कि एक तो आस्था का प्रश्न है, और दूसरा स्थानीय लोगों की इकोनॉमी का प्रश्न। तो लोगों का बड़ा रिएक्शन होता था। जो राजनीतिक नेता थे वो ब्रिटिशों के खिलाफ जनमत बनाने के लिए इसको खूब यूज करते थे। केसरी में जो लोकमान्य तिलक द्वारा जो एडिट किया जाता, संपादित किया जाता था, वो जो पत्र था, उसमें लगातार कभी भी गवर्नमेंट कोई भी इस तरह की योजना लेके आएगी कि इस बैन लेके आएगी, तो तुरंत केसरी में अग्रलेख लिखे जाते थे और बहुत गवर्नमेंट की उसमें निंदा की जाती थी, क्योंकि ये हमारे धार्मिक आस्था में आप दखलंदाजी कर रहे हैं, जिसको हम नहीं सहेंगे, ये एक हो जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस तरह का जो दखलंदाजी था, चाहे वो इस्लाम से हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, तो जो गवर्नमेंट का जो ये बैन लगाना था उसकी खूब आलोचना होती थी, समाज के विभिन्न स्तर से होती थी। दूसरा, स्थानीय प्रशासन के लोग जो ज्यादातर थे तो ब्रिटिशों के मुलाजिम, लेकिन थे तो स्थानीय ना, तो वो जिम्मेदारी लेके कहते थे, बहुत लिखा पढ़ी चलती थी। हमारे पास पत्रों के इतने दस्तावेज है, हजारों पत्र है जो स्थानीय स्तर पे ब्रिटिश आला ऑफिसर्स को लिखे जाते थे कि हम सब व्यवस्था करेंगे, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम अपना नियंत्रण करेंगे। रेलवे भी उसमें काफी स्थानीय स्तर पे मदद करती थी, और हमारे ऊपर छोड़ दीजिए लेकिन बैन मत लगाइए। लेकिन आला अधिकारी कई बार उसको नहीं मानते थे। मतलब जब कभी सब सुचारू रूप से हो जाता था तब बड़े अवार्ड्स भी दिए जाते थे, और कुछ भी बिगड़ गया तो इतना कड़ाई से एक्शन लिया जाता था कि ये एक स्थानीय प्रशासन और आला अधिकारियों के बीच में किरकिरी का मुद्दा हमेशा रहता था। दूसरा, सरकार को भी एक्चुअली रेवेन्यू मिलता था इससे, यात्रा कर की वसूली होती थी, या ये रेलवे का, जैसे मैंने कहा कि अधिक टिकट लेके रेलवे से यातायात उस समय की जाती थी एंड ऑल दैट,
तो या जितनी बिक्री हो रही थी चीजों की तो बिक्री कर भी मिलता था। तो गवर्नमेंट का भी कहते एक थे लेकिन चाहते दूसरा कुछ थे, ऐसा वो एक डायलेमा जिसको हम कह सकते हैं वो हम कई बार देखते हैं। एक जो रिप्रेजेंटेटिव्स, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो कई बार इतना ज्यादा नेगोशिएट करते थे कि ऐसे भी हुआ है, जैसे सोलापुर के पास एक स्थान है अक्कलकोट, वहां एक स्वामी अक्कलकोट स्वामी उनको कहते हैं, उनकी सालाना यात्रा होती है उनके समाधि स्थल पे, तो उसको बैन लगाने के लिए गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे बिकॉज ऑफ कॉलेरा। स्थानीय लोगों ने अपने मंडलों के द्वारा आला अधिकारियों के साथ इतना पत्राचार किया और फिर धमकी भी दी कि ये नजदीक के रेलवे लाइंस को हम लोग नहीं तो ब्लॉक कर देंगे, और वो ऐसे मतलब बहुत किस्म का ये किया, निगोशिएट किया, और फाइनली वो बैन उठाना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। और फिर उसमें जैसे मैंने कहा कि प्रशासकीय अधिकारियों के ऊपर का दबाव बढ़ा के अब ये यात्रा तो होने जाने वाली है, तो अब आप सतर्क रहिए, और इसमें जो किसी भी तरह का ये होगा, लोगों को परेशानी होगी या एक संक्रामक रोग फैलेगा, उसका नियंत्रण कीजिए। मुझे लगता है कि इसमें कुछ और एक चीज हम लोगों को देखनी चाहिए। मेरी एक स्लाइड बीच में शायद रह गई, नहीं ठीक है, तो अभी हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो चर्चा की उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आज हम लोग कई बार टेलीविजन के टॉक शोज में कम से कम, और अगर विभिन्न प्रकार के अखबार के दस्तावेज पढ़ते हैं, तो एक चीज हम देखते हैं कि एक बहुत अभाव कोऑर्डिनेशन का। जो अधिकारी कुछ आदेश पारित कर रहे हैं, जिनको उनका अनुपालन है और जिनके लिए उनको अनुपालन करना है, इनमें आपसी तालमेल का अभाव आज हम बहुत देख रहे हैं। इसका एक बस ऐतिहासिक काल का उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे मैंने कहा, संत ज्ञानेश्वर की समाधि है आळंदी में, वो पूना के पास एकदम नजदीक है पूना से, या संत तुकाराम देहू में है, वो भी एक पूना के पास। तो ये संत ज्ञानेश्वर की जो पालकी उठा के लोग पंढरपुर में, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में जाते थे, सोलापुर में आते आते एक बार ऐसे हुआ कि कॉलेरा का संक्रमण काफी बढ़ रहा था, और फिर वो अधिकारी आनंद फानंद में कुछ, उनको भी तो बार बार रिपोर्ट लिखनी पड़ती थी ना, मतलब डेली बेसिस पे रिपोर्ट लिखनी पड़ती थी, और क्या कार्रवाई की, क्या उसमें उन्होंने खोजा कि क्या कारण था एंड ऑल दैट। तो एक हम लोगों को मिलता है कि वो पूछ रहे हैं कि आलंदी में जब ऑलरेडी कॉलेरा के केसेस रिपोर्टेड थे, तो पालकी वहां से निकली ही कैसे। तो ये पूना डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी कि आलंदी के लोग पंढरपुर तक ना पहुंचे, और फिर हम अब क्या करें, हम स्थानीय प्रशासन अब सोलापुर में क्या करें। तो मुझे लगता है कि उस जमाने में जब एक दूसरे से संपर्क के इतने साधन क्विक नहीं थे आज की तरह, कि एक फोन उठाओ या एक व्हाट्सएप में मैसेज भेज दो तो 1 मिनट में आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो, वो जमाना नहीं था। लोग चिट्ठियां लिख लिख के एक दूसरे से, या तार का प्रचलन होता था, तो उसमें ये तालमेल बिठाना डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अपने आप को बचाने के लिए आज भी जैसे हमारे लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, वो लोग भी उस समय ऐसे ही करते थे कि ये जिम्मेदारी उनकी थी, हमारी नहीं थी, और ये सब हो गया। दूसरा मुझे ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पीठ थपथपाई जाती है, उनके बड़े सम्मान किए जाते हैं, उनके लिए अब मैं बोलूं तो प्लीज आप बुरा मत मानिए कि, अच्छा छोड़ दीजिए, तो जो हम बालकनी में गैलरी में आके करते हैं, तो वो उस जमाने में भी होता था, बड़ा उनका स्वागत होता था, उनके सम्मान होते थे। लेकिन कहीं भी चूक हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। अब वो चूक मेरी नहीं है ये कहने के लिए लोगों ने सैकड़ों पत्र लिखे एक दूसरे को। ये अधिकारी कहेगा कि ये आरोग्य का विषय, आरोग्य वाले कहेंगे ये पानी जल आपूर्ति का विषय, जल आपूर्ति वाले कहेंगे कि ये रेलवे का विषय, रेलवे वाले कहेंगे कि ये मंदिर प्रशासन का विषय। कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
नगर पालिका में एक साथ सब बैठे हुए होंगे, लेकिन कभी भी नगर पालिका की पूरी एक समन्वय ये जिम्मेदारी थी और उसमें कहीं ना कहीं चूक हो गई है। तब भी लोग नहीं कहते थे, उसके दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है, आज भी लोग नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि हम कुछ पिछले एपिसोड से कुछ सीखे नहीं है इतिहास से, और ये एक विषय में दिखाना चाहती हूँ। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी अनीता मैडम आज अपने प्रास्ताविक में भी कही कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, अगर हम उसके सीख नहीं लेंगे उससे तो वो और कड़ाई से दोहराता है और ज्यादा उससे हम प्रताड़ित होते हैं। आज देखिए क्या हो रहा है। एक जमाना था तब पूरे विश्व में ये था कि गंगा घाटी से निकल के ये कॉलेरा हज के माध्यम से यहाँ के मुसलमानों के माध्यम से मक्का में जाके वहां से पूरे विश्व में फैल रहा है। तो भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और भारत का तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, और भारतीय लोगों के प्रति एक किस्म का क्या हम कह सकते हैं उसको, एक एटीट्यूड बन रहा था कि ये कैसे लोग हैं, उनके यहाँ सफाई नहीं है, उनके यहाँ स्वास्थ्य के लिए चेतना नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, और ये सब। मतलब अगर मैं कहूँ कि इतना ज्यादा लोगों ने उस समय हिंदुस्तान के लोगों के बारे में भला बुरा कहा विश्व में, आज मुसलमानों के माध्यम से कोरोना हम तक पहुंचा और मरगस के माध्यम से या तबलीगी जमात की वजह से हम पूरा वहां भारत में उसका स्प्रेड हो रहा है, और ये सब, और ये बाहर से तबलीगी लेके हमारे पास आ गए। इसका प्रचार करते हुए कुछ लोग, कुछ मीडियाज वगैरह थक नहीं रहे। लेकिन देखिए वास्तविकता उसकी, जैसे मैंने कहा कि कॉलेरा की निकली बाद में कि हर किस्म का, हर जगह का कॉलेरा एक जैसा नहीं था संक्रमण, मोटा मोटी लक्षण सेम होते थे। और उसको अगर हमारे जूलॉजी के सर ज्यादा अच्छी तरह से कहेंगे कि एक जो जीनस होगा या उसका फाइलम होगा या कुछ होगा, वो कहाँ तक कॉमन है और कहाँ से अलग हो जाता है, उसकी आज हमारे पास अच्छी वैज्ञानिक जानकारी है। हो सकता है कि भविष्य में कोरोना के बारे में भी हम ऐसा कुछ जाने, लेकिन आज हमें ये जल्दबाजी है कि किसी ना किसी के ऊपर ये आरोप मढ़ दे और कह दे कि इसमें इसका हाथ है और इसने इसका ये किया, और उसके वो कोरोना जिहाद तक बात पहुंच गई है, नॉट दैट। तो विश्व में यही कहीं ना कहीं हो के। और दूसरी बात आप देखिए कि उस समय ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण की नीति नहीं अपनाने के पीछे उनका कारण क्या था? क्योंकि उनको अपना व्यापार बरकरार रखना था, उनको ऑटोमन एम्पायर को एक चुनौती देनी थी, और उसमें वो दारुल इस्लाम के इलाके में अपना जो प्रेजेंस था वो कायम रखना था और मजबूती से रखना था। और तीसरा, यहाँ के स्थानीय मुसलमानों को हर्ट नहीं करना था, क्योंकि उनका विरोध उनको नहीं देखना था, कि वो 1857 में देख चुके थे। आज भी कहीं ना कहीं विभिन्न देशों के, केवल मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, विभिन्न देशों के आला प्रशासकीय लोग जो है या शासन प्रबंधन जो है, जो वहां के गवर्नमेंट्स है हमारी या बाहर के देशों की, वो भी किस चीज को महत्व दे रही है? जीव हानि जो हो रही है, मनुष्य जो मर रहे हैं, उनको जो विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वो अभी भी कहीं ना कहीं दुय्यम दर्जे पे या दुय्यम स्थान पे जा रहा है। और हमारा जो अगर अग्रक्रम जिसको हम कहेंगे, प्रायोरिटी जिसको हम कहेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा उसके सही चीजों को, उसके वैज्ञानिक चीजों को छुपाने की तरफ है, और उसको उससे होने वाले नुकसानों को कंट्रोल करने के लिए एक हम लोग जो कहते हैं ना कि क्राइसिस मैनेजमेंट करने में हम लोग लगे हुए, जो ब्रिटिश उस जमाने में भी लगे हुए थे। तो क्या सीखा हमने इतिहास से और इन महामारियों से और धर्म यात्राओं से क्या सीखा? आज भी डिमांड हो रही है कि हमारे जो धार्मिक सब जमावड़े हैं वो वैसे ही होते रहे। और इसी कोरोना काल में भी थियोसॉफिकल सोसाइटी भी अपना मतलब एक तरफ से देखा जाए तो बड़ा वैज्ञानिक अपने आप को मानने वाले समूह भी अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, या कुछ सिखों द्वारा भी हो रही है। तो ये सब चल रहा है। मैं एक कुछ जो रेफरेंसेस आपके सामने रख रही हूँ, जैसे मेकिंग द कॉलोनियल स्टेट टू वर्क फॉर यू, द मॉडर्न बिगिनिंग्स ऑफ एंशिएंट कुंभ मेला इन इलाहाबाद नाम की एक किताब है, सॉरी एक जर्नल का आर्टिकल है, जिसको मैंने भी इस्तेमाल किया, आप भी देख सकते हैं। दूसरा एक मजेदार चीज मुझे इंटरनेट से मिला, मैंने कहा थोड़ा आपको दिखाऊं कि उस समय की जो लाइट रेलवे जो थी, बाद में ये वैगन सब, ये बड़ा
फिर ये मैं एक मंजिरी कामत बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है हिस्ट्री की, उनकी बहुत ही अच्छी उनका अच्छा वर्क है इस पे, उनका पीएचडी थीसिस भी कॉलोनियल पीरियड के इन साइंस रिलेटेड पॉलिसीज पे था। तो उन्होंने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है, द पालकी एज प्ले कैरियर। पालकी जो मैंने कहा कि संत ज्ञानेश्वर तुकाराम वगैरह की पालकी निकलती थी जो पंढरपुर में जाती थी। द पालकी एज प्ले कैरियर, the Pandharpur and the sanitary fixation of the colonial state in British India 1908 से लेकर 1916 तक का उन्होंने इसमें चर्चा की हुई है। फिर एक क्रिस्टोफर लॉ, माइकल क्रिस्टोफर लॉ, और मैं विद्यार्थियों के लिए खास ये कहूँ कि ये नाम आप टाइप कर लीजिए, ये पूरा फ्री डाउनलोड में आपको मिल जाएगा। उनका रिसर्च वर्क है उसमें, और उसमें हज यात्रा के संबंधित बहुत सारे ये आपको मिल सकते हैं। ये मैं आपको एक थॉमस एंड कुक द्वारा उस समय जो हज यात्रियों को टिकट दिया जाता था उसकी एक छवि में दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे फिर इससे लोग कितने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, अपर क्लास क्या है, लोअर क्लास क्या है, कौन कितना भाड़ा दे रहा है, सबका हम धीरे धीरे दस्तावेज देख सकते हैं। तो उसको मैं दिखाना चाहती हूँ। ये एक बाकायदा पैम्फलेट छापा जाता था, जो पिलग्रिम्स जाते थे मक्का में, उनको बांटा जाता था कि आप जहाज में सवार होने के पहले इस सब चीजों का ध्यान रखें, देखें, ताकि लोगों का भी उसमें अपना एक जिम्मेदार रवैया हो। ये बात मैं यहाँ निश्चित रूप से कहना चाहती हूँ कि लोगों का जब तक प्रबोधन नहीं होता है तब तक इन सब पॉलिसियों का सही जो क्रियान्वयन है नहीं हो सकता है। और ब्रिटिशों को ये बहुत बाद में ध्यान में आया, और बाद में फिर वो लोगों की, स्थानीय लोगों की सहायता लेके इसका प्रचार प्रसार करने लगे। हज के संदर्भ में भी यही है कि ब्रिटिशों ने फिर मुस्लिम जो मर्चेंट्स थे, उनके गिल्ड्स थे, उनको हज के जो आयोजन था उसमें उनकी सहभागिता बढ़ाने की शुरुआत की। इससे क्या हुआ कि हज जाने वाले यात्री, उनका सब व्यवस्थापन करने वाले जो लोग, उनमें अच्छा तालमेल होने लगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास। आज भी हम बार बार कह रहे हैं कि सबसे बड़ा हमारा आज का प्रॉब्लम है वो है ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी है गवर्नमेंट के नीति नियमों के संबंधित या स्थानीय स्तर के अधिकारियों के वो कार्यवाही के संबंधित। तो ये ब्रिटिशों ने धीरे धीरे जाना, और फिर मुसलमान उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा रहे, वो अपना इसका सब आयोजन करे, इसके ऊपर ध्यान देने की ब्रिटिश पॉलिसी बनी, और इसमें फिर ज्यादा उनको सफलता मिलने लगी। तो इस तरह से मैंने एक परिदृश्य आपके सामने रखने की कोशिश की कि हमारी धार्मिक भावनाएं बहुत नजदीकी से जुड़ी हुई बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों के साथ, लेकिन अतीत में हमने देखा है कि ये स्थल बड़े वल्नरेबल होते हैं, महामारियों के प्रसार होने के लिए एक हब्स बन जाते हैं। और आज भी हमारा समाज इतना विज्ञाननिष्ठ नहीं है, और इसी वजह से बहुत बार, जैसे हम पंढरपुर की या कुंभ मेला की बात करें, तो स्थानीय लोग जो पंडे पुरोहित होते हैं वो गवर्नमेंट के बैन के बावजूद लोगों को कहीं पीछे छुपे रास्तों से ले आते थे, मंदिर में दर्शन कराते थे, उनसे पूजा अर्चना करवाते थे, स्नान करवाते थे एंड ऑल दैट। और इसी वजह से चाहे जितना बैन लगाए, वो बैन पूरी तरह से कारगर भी नहीं होता था और संक्रमण फैलता था। और इसका एकमेव कारण है कि एक तो उनकी आर्थिक गतिविधियां जुड़ी हुई थी जिससे वो नहीं उसको रोक सकते थे, क्योंकि साल भर के लिए उनका जो सपोर्ट था, इकोनॉमिक सपोर्ट, वो एक यात्रा से बनता था। तो इसलिए उनके लिए वो बहुत, उनके जीवन मरण का वो प्रश्न था आर्थिक रूप से। और दूसरा, प्रबोधन नहीं होने की वजह से, जानकारी नहीं होने से, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव होने की वजह से, और उस समय तो ब्रिटिश शासन था, तो एक परकीय हस्तक्षेप होने की वजह से भी ये नीतियां कारगर नहीं हो रही थी उस समय। लेकिन आज हमारी अपनी सरकार है, हम आज डेमोक्रेसी में हैं और हमारा अपना प्रशासन है, तो इन चीजों में हमने ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना मुझे इतनी लंबी देर तक सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम।